हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो जो हमारा आज का सेशन होगा बच्चों, वो सेशन होगा क्लास 12 के बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो क्लास 12 के बच्चों, आप ये बताओ, क्रिस्टल फील्ड या फिर क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर आपने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग को, मतलब उसके अलगाव को पढ़ा। ठीक है। फिर टेट्राहेड्रल को पढ़ा। बताया गया आपको कि जो ऑक्टाहेड्रल है उसका अपोजिट होगा टेट्राहेड्रल। जब इस डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को आपने पढ़ा, तो जो डी ऑर्बिटल है वो दो सेट में टूट रहा था, T2G और EG। अगर ऑक्टाहेड्रल रहा तो EG को ज्यादा ऊपर था और T2G नीचे था। क्यों था? क्योंकि EG पर रिपल्सन ज्यादा था। तो ऐसी कहानियों को आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उस पर रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब हम जो हमारा लास्ट मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के थ्रू आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ग समतलीय, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो स्क्वायर प्लेनर। अब कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर वर्ग समतलीय है और उसमें स्प्लिटिंग कराना है। स्प्लिटिंग मतलब उसको अलगाव करना है, उसको तोड़ना है। किसको तोड़ना है? डी ऑर्बिटल को। ठीक है ना। डी ऑर्बिटल में कितने डिब्बा होते हैं? आप बोलोगे 5 डिब्बा होते हैं। 5 डिब्बा कौन कौन से? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, वर्ग समतली का हमको स्प्लिटिंग पढ़ना है। ठीक है ना। देखो, वर्ग समतली का स्प्लिटिंग पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है? विभाजन पढ़ना है। तो जो विभाजन हम लोग पढ़ेंगे ना, वो ऑक्टाहेड्रल पे डिपेंड होगा। कहाँ तक ऑक्टाहेड्रल पे डिपेंड होगा? इसको समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि वर्ग समतली को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के व्युत्पन्न माना जाता है। मतलब वर्ग समतली को ऑक्टाहेड्रल से ही निकाला गया है। ऑक्टाहेड्रल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे देखो, ऑक्टाहेड्रल की जो स्ट्रक्चर होती है, मेटल हो गया बच्चा ना आपका, केंद्रीय धातु। मिस्टेक हुआ, थोड़ी सी मिस्टेक हुआ, जिसके लिए मुझे पूरा रफ करना होगा। ठीक है ना। ब्रीक करते हैं थोड़ा सा, इसी में आपको समझाते हैं। आइए समझ लीजिए आप बच्चा। कोई केंद्रीय धातु है बच्चा, ने से आप मेटल बोलते हो। मेटल से ऐसे कोई जुड़ा होता है, वो लिगेंड होता है। आप बोलोगे हाँ सर, ये तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चा? आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर का। इसमें क्या करते हैं, हम एक और लिगेंड, दो और लिगेंड जोड़ देते हैं। फिर जब आपसे पूछते हैं, आप बोलते हो सर ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है ना। तो इसको बताया जाता है, ये क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल से ड्राइव किया गया है ना, उसी का व्युत्पन्न होता है कौन? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है ना। स्क्वायर प्लेनर इसके व्युत्पन्न होता है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है। वन सेकेंड। ये स्ट्रक्चर कैसा है बच्चा? आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर है सर। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। अब इसको जो स्क्वायर प्लेनर को जो ऑर्बिटल पढ़ना है, वो ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से हमको पढ़ना होता है। चलिए, कहाँ तक हिसाब लगाना होता है ये समझिए आपको। ठीक है ना। उससे डिराइव माना जाता है। अब देखिए, यदि ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स में ट्रांस लिगेंड, ट्रांस मतलब ऊपर ऊपर के लिगेंड, जो आपको बताए धातु परमाणु की ओर उससे दूर खिसकते हैं या दूर चले जाते हैं, तो यह क्या होगा? डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वो अपनी स्ट्रक्चर बदल देगा। जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चा, आपको ये मेटल बता रहे थे, अगर ये क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर पहले था वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। वो डिस्टॉर्ट मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है? अपने स्ट्रक्चर को बदलना। समझिए, सिमेट्री को चेंज करना। अब आगे देखिए, जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की ओर पास आ जाते हैं, तब डी में नई ऊर्जा स्तर हो जाती है। डी ऑर्बिटल में क्या होता है? नई ऊर्जा स्तर हो जाती है। अब समझिए, जिन ऑर्बिटल में, ऐसा समझिए वो स्क्वायर प्लेनर में जिन ऑर्बिटल में जेड अक्ष का घटक होता है, जेड अक्ष मतलब आप समझिए, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। यही है ना। ये बोल रहे हैं जिसमें भी जेड का घटक होगा। जेड का घटक इन द सेंस, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है और यहाँ पर भी जेड है। तो जिनमें जेड की घटक होगी उनकी ऊर्जा कम होगी, उनकी ऊर्जा कम होगी, वो नीचे होंगे, क्योंकि उनमें जो रिपल्सन होगा, प्रतिरोध होगा, वो कम होता है। अब समझिए, अब दूसरी ओर जिसमें जेड कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब जेड कंपोनेंट इसमें नहीं है, जेड कंपोनेंट इसमें नहीं है। अब इस वाले कंपाउंड के बारे में सोचिए, इनमें रिपल्सन क्या होगा? रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसका जो लेवल होगा वो हाई होगा। देखिए, इस प्रकार EG सेट की ऊर्जा अधिक होती है और T2G सेट की ऊर्जा कम होती है।
इजी सेट की ऊर्जा किसमें कम ज्यादा थी? आप वो लोग जब ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी का पढ़ रहे थे तो इजी सेट क्या हो रहा था? इजी ऊपर था और क्या था? T2G नीचे था। ठीक है ना, हमको अष्टफलकी को ध्यान में रखकर ही स्क्वायर प्लेनर का वर्ग समतली का पढ़ना है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, मेटल के चारों तरफ लिगेंड ऐसे आते हैं, ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर है, जिसे बोलते हैं वर्ग समतली। अब देखिए वर्ग समतली का जब कोई स्ट्रक्चर बनाना होगा बेटा, सॉरी बच्चा, आपको कैसे बनाएंगे? देखो ये क्या है? एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, ये मिनिमम एनर्जी होती है, ये हाई एनर्जी होती है, ये एनर्जी लेवल है। अब देखिए यहाँ तक डी आर्बिटल्स होते हैं, डी आर्बिटल स्प्लिट किया है, एक आर्बिटल टूटा है Eg में और एक आर्बिटल टूटा है T2G में। मैंने बताया ना आपको हमेशा अष्टफलकी का हेल्प लेना होगा, बड़ा इजी होता है। अब देखिए, अब आपको मैंने क्या बताया था कि वर्ग समतली में जो जेड कंपोनेंट कंटेन करते होंगे उसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा। इसके पास जेड कंपोनेंट है, Eg के पास, आप बोलोगे है ना, ये क्या है बच्चा? dz स्क्वायर, तो इसकी एनर्जी क्या है? कम है। गुड। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो लोग हैं जिसके पास जेड कंपोनेंट है, उन दोनों लोग को यहाँ पर लिख दीजिएगा, उनकी एनर्जी कम है, और यहाँ पर जो जेड एक्स वाई है उसकी एनर्जी इन लोगों से ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनको रिपल्सन ज्यादा फील करना हो रहा है, तो इनकी एनर्जी यहाँ होगी, और जो डी जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसके पास जेड कंपोनेंट नहीं है और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, वो एनर्जी ज्यादा होगी, रिपल्सन ज्यादा होगा। ये था किसका? वर्ग समतली का। ठीक है, अब चलते हैं, समझते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कंपटीटिव एग्जाम में क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE लिख करके दिया जाएगा। ठीक है ना, CFSE क्या होता है? देखिए CFSE क्या होता है? Eg और T2G की बीच की, Eg और T2G की बीच की जो ऊर्जा अंतर होता है उसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, या फिर इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब समझिए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहा जाता है हिंदी में। इसको देखो, किसको? इस Eg और T2G के बीच की ऊर्जा को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा कहा जाता है। अब देखिए कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, इसको स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आता है, 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 इसको स्टेबल करता है। जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आकर डी ऑर्बिटल को स्टेबल कर रहे हैं, वो एनर्जी Eg और T2G को स्टेट को स्टेबल कर रहे हैं, तो समझिएगा उनका क्या है, उसी टर्म को हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थिरीकरण ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले T2G ऑर्बिटल में भरते हैं तब धातु को ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्थिरीकरण ऊर्जा। समझ में आया? चलिए यूज देखिए क्या है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मतलब अष्टफलकी कॉम्प्लेक्स में, संकुल में क्या होता है? धातु के चारों ओर 6 लिगेंड होते हैं। कोई बताने की जरूरत है? आप बोलोगे नहीं। डी ऑर्बिटल 2 स्तरों में टूटता है, ये भी आपको पता है। कौन कौन सा? T2G और कौन सा? Eg। Eg की ऊर्जा कम होती है, हाँ पता है आपको। T2G की ऊर्जा कम होती है, पता है। Eg की ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है, ये भी आपको पता है। चलिए अब दोनों की विभाजन ऊर्जा को डेल नॉट से लिखा जाता है। ठीक है ना, चलिए इसको समझते हैं कैसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। उसके लिए 0.4 माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। अब इसका देखते हैं, 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। ठीक है ना, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम प्रॉपर समझाएंगे। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं चतुष्फलकी के बारे में। चतुष्फलकी वाला क्या है? चतुष्फलकी बताया जाएगा, कोई धातु आयन है, उसके चारों तरफ कितने लिगेंड है? आप बोलोगे 4 लिगेंड है। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम होता है। किसका? अष्टफलकी का। अष्टफलकी में Eg ऊपर था ना, उसकी एनर्जी ज्यादा थी। अब जब चतुष्फलकी पढ़ेंगे तो Eg नीचे आ जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है ना, dz स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dxy dy। समझ में आया? ठीक है ना, अब इसमें समझना क्या है कि इसकी एनर्जी, अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन किसके बीच में? ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है?
अगर आपको ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू दी जाएगी, टेट्राहेड्रल निकालना होगा तो आप ऐसे निकालोगे, टेट्राहेड्रल की वैल्यू दी जाएगी, ऑक्टाहेड्रल निकालना होगा तो आप ऐसे निकालोगे। समझ में आया? चलिए अब जब हम इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे, उसके लिए जो वैल्यू होगी -0.6 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg। Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा करना है, और फिर उसके बाद 0.4 में गुणा करना है किससे, T2J में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब समझते हैं क्या है इसको प्रॉपर वे में कि कैसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप करना है, कैसे इसको हमको फॉलो करना है, कैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आप निकाल पाओगे। चलिए इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमको बनाना नहीं होगा, आपको प्रॉपर समझ में आगे टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, ये किसका है बच्चा, आप बोलोगे सर ये तो Eg नीचे है, क्या है Eg नीचे है, जब Eg नीचे होगा तो चतुष्फलकी के लिए होगा। अब इसमें भरना है हमको, लेट अस सपोज हमको भरना है D4 के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो बच्चा आप लोग, बोलोगे D4 के लिए। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब फिलअप करिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बच्चा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब हुंड साहब क्या कहते हैं, पहले पेयरिंग करिए, क्या करिए बच्चा, पेयरिंग करिए, लेकिन बोलते हैं कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाना चाहिए। अगर इसमें वीक फील्ड लिगेंड रहा बच्चा लोग, आप समझो वीक फील्ड लिगेंड रहा तो क्या होगा, ये पहले हर में इलेक्ट्रॉन भरेगा, नीचे भी भरेगा, ऊपर भी 2 भरेगा। अब इसके लिए जो हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे वो क्या होगा, देखिए ये जो वैल्यू है कितना आएगी 0.6, ये जो वैल्यू आ रही है कितना आ रहा है 0.4, ये माइनस है। अब चलिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन निकालते हैं, क्रिस्टल फील्ड थोड़ी सी यहाँ पे वैल्यू ब्रॉड कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। सी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमको निकालना है किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल सॉरी चतुष्फलकी के लिए। तो यहाँ पर क्या है -0.6 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आप बोलोगे 2, बंद करो। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg। तो देखो ना यही है बच्चा, 1 मिनट आपको दिखाते हैं, पहले आपको समझ में आना चाहिए प्रॉपर क्या बताना चाहते हैं। देखिए नंबर ऑफ 0.6 इतना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg, और फिर प्लस 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G। यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको चतुष्फलकी वाला पढ़ना है, तो चतुष्फलकी वाला पढ़ रहे हैं तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना होगा। कहाँ गया आ जाइए, हाँ जी। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आप बोलोगे 2, फिर प्लस लगाना है, फिर उसके बाद देखना है कि ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, आप बोलोगे 2, 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे क्या वैल्यू आएगी -1.2 प्लस 0.8। अब इसमें जब आप करोगे क्या करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 0.4 -0.4। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आ रही है -0.4। ये हट जा रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, लिख लीजिए। अब समझते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट का क्या समझते हैं, मैंने बोला कि अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है, अगर यही D4 के लिए, किसके लिए बच्चा D4 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता तो क्या कहता, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहता है पहले आप पेयरिंग करिए, क्या कहता बच्चा, पहले आप पेयरिंग करिए। पेयरिंग करना है तो पहले देखो नीचे वाला ऑर्बिटल भरेगा 1 2 3 4, ऊपर वाले में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पेयरिंग करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है। तो जब इसके लिए वैल्यू आप निकालोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए तो क्या है इसमें कितना वैल्यू आ गई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 4, इधर क्या है 0, कोई मतलब नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी -2.4। ठीक है, तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन क्या आ जाएगी 4। मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों का बताया। चलिए अब इसका उसके बाद इसको समझ लीजिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होती है फिलिंग। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या है कि देखिए अब इसके लिए हम D5 या D6 का कर लेते हैं। ठीक है ना, दो टर्म समझेंगे, एक वीक के लिए समझेंगे, एक किसके लिए समझेंगे, स्ट्रॉन्ग के लिए समझेंगे। ठीक है ना, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चा, अब बोलोगे 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। वापस यहाँ फिल करिए 1 2 3, सॉरी गलत कर दिए, हुंड रूल को फॉलो करना है, कहीं भी जल्दबाजी नहीं।
1 2 3 4 5, ये 6 हो गया ना इसके पास। अब समझिए इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है कब, जब वीक फील्ड लिगेंड होगा। वीक फील्ड लिगेंड की यही खासियत है, वो सबको बेचारा एक एक रोटी देता है कि आप खा लो आप खा लो, ऐसा नहीं कि किसी एक को देके चला गया, ऐसा नहीं। ये क्या करता है देखो, एक इसको दिया एक इसको दिया एक इसको दिया, ठीक है, नियम के हिसाब से चलेगा, हुंड रूल को फॉलो करेगा, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी होगी तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, -0.4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G। आपको क्लियर दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, आपको ना देखकर पढ़ना है अच्छे से ना। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में आपको निकालना है, जिसमें क्या है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप बोलोगे 3, ठीक है ना, 3 प्रेजेंट है ना, फिर प्लस, फिर क्या लगाना है बच्चा, वो फॉर्मूला है कि 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसमें, Eg में, Eg में कितने प्रेजेंट है बच्चा, आप बोलोगे 2 सर। तब चलिए इसकी जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना आएगा बच्चा, -1.2 प्लस कितना आएगा 1.2। अब देखिए एक 1.2 1.2 दोनों सेम है, दोनों सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 आ जाएगी, ठीक है। ये था वीक फील्ड लिगेंड के लिए। अगर यही होता स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए तो हमको क्या करना होता, तो उसके लिए क्या करना होता, अब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए हम करने जा रहे हैं ना, स्ट्रांग के लिए ये सेम रहेगा ये सेम रहेगा। जब आएगा तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड नहीं करता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है, पहले पहले युग्मित करता है तब जाकर किसी को इलेक्ट्रॉन देता है। वो डजन मैटर कोई है कितने लोगों, उससे मतलब नहीं है, जो उसके सामने पड़ता है उसी को दे देता है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच्चा, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो फिलिंग करिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो हुंड रूल साफ कहते हैं कि सबको दीजिए ना एक, लेकिन ये कहता है हम स्ट्रांग है हम तुम्हारा रूल नहीं मानेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चा, आप बोलोगे 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इस पे फिलअप करोगे तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 6 से और इधर क्या करोगे 0 से, उसमें 0 है ना, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -2.4। तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी आएगी 2.4। आप D1 से D9 तक D10 तक एक्सपेरिमेंट करिए, वो प्रैक्टिस करिएगा, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बेटर समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं, सिंपली इसको समझ लेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है इसको फिनिश करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे। ओके, अब हमारा समझना है कि ये कंप्यूटर हमारे एग्जाम में मैक्सिमम पूछता है उपसर्ग संयोजक यौगिक के उपयोग। उपसर्ग संयोजक यौगिक जो अभी तक हम लोग इतना बवाल पढ़ के आ रहे हैं उसका आखिर यूज क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो चलिए समझते हैं। पहला कि इसका औषधि में क्या यूज है, तो एक सिस्प्लैटिन करके आता है, सिस्प्लैटिन, ठीक है ना, जो कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट दवा है ना, समझ रहे हो ना। कैंसर सबसे बेकार, इस समय सबसे बेकार डिजीज हुआ है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, तो जिसको कैंसर हो जा रहा है वो मेंटली अनस्टेबल हो जा रहा है और उसको लग रहा है हमको अब जाना ही जाना है, ठीक है ना। तो उसकी कुछ ऐसा नहीं कि वो पूरा कंप्लीट ठीक कर देता है। तो सिस्प्लैटिन एक क्या होती है, दवा है जो यूज की जाती है कैंसर में। दूसरा क्या है, सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स क्या होती है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, तीसरा ईडीटीए। ईडीटीए के बारे में समझते हैं। देखिए कोई इंसान होता है, अगर वो पॉइजन को कंज्यूम कर जाता है, तो कोई मेटल पॉइजन खाया हुआ है ना, तो उसमें क्या होता है, देखो इसमें पहले सिंपल इसके बाद देखिए, भारी धातु विषाक्तता मतलब हैवी मेटल पॉइजनिंग के इलाज में किया जाता है। कोई ऐसा वो मेटल खा लिया है जिससे वो पॉइजन मतलब खा लिया है, अब उसको ईडीटीए खिलाओगे बच्चा ना, वो क्या ईडीटीए का काम होता है, वो देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैंने स्टार्ट में बताया था ना, पंजे लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मेटल को ऐसे करता है और खुद बाहर हो जाता है, ठीक है ना, इसके इलाज में किया जाता है। चलिए अब देखिए, ईडीटीए ट्राइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, ट्राइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, कॉम्प्लेक्स निर्माण में किया जाता है। उपयोग में क्या है, अब देखिए इंडस्ट्री में क्या उपयोग है इसका, इंडस्ट्री यूज में निकल प्लेटिंग में किया जाता है, उसको निकल का प्लेट लगाया जाता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है, और जैविक
जैविक में बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन है बच्चा, वो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। उसी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन सबको क्लोरोफिल को पढ़ने के लिए तो ये डेवलप किया गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लोरोफिल में होता है, विटामिन B12 होता है, ठीक है ना। अब कैटलिस्ट की तरफ होता है, बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है ना। ये एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है और ये ऑर्गेनिक अभिक्रिया में उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के ये बच्चा हो गया कि आपको आपका सिलेबस खत्म। आज हम जो ये डिस्कस किए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।